सर 438। 438। 438। कल क्लास थी हमारी? नहीं सर। थर्टी एट ये था। ये पेज नजर आ रहा है आपको? स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, ये था 438 है ना? जी सर। हम आगे देखते हैं आगे क्या है। भाई ये स्टेटमेंट देखते चले जाएं, ये प्रूफ शुरू तो हमने नहीं करने इसके। इसको इतना जरूरी नहीं है देखने का इसका ना। ये एक्सरसाइज आ गई। एक्सरसाइज से आगे क्या था हमारे पास? क्वेश्चन स्पेसिस। आप लोगों ने क्वेश्चन स्पेसिस, ठीक, तो क्वेश्चन स्पेसिस की बात करते हैं हम तो। बिल्कुल ठीक है। आपने ग्रुप के अंदर क्वेश्चन ग्रुप पढ़ रखा है ना? ये नहीं पढ़ रखा? नहीं सर, नहीं पढ़ा क्वेश्चन को। नहीं, ये कैसे हो सकता है? आपने ग्रुप के अंदर क्वेश्चन ग्रुप नहीं पढ़ रखा, ये कैसे हो सकता है यार? सर रिपीट शायद करने वाला हो, याद नहीं है। चलें ठीक है, देखें। कहता है क्वेश्चन स्पेस क्या होती है? लेट डब्ल्यू बी यानी सब। एक सेकंड, एक सेकंड होल्ड करिएगा बेटा जरा। जी। मैं जरा बिजी हो गया, माजरा चाहता हूँ आप सबसे मैं ना। हेलो। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। बस हाँ, बात ये है कि बेटा जब घर में क्लासे होती तो इस तरह के मसाइल तो होंगे ना, क्या ख्याल है? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर। तो हम ये कहते हैं कि लेट डब्ल्यू बी यानी सब स्पेस और वेक्टर स्पेस बी एफ, देन डब्ल्यू इज अ सब ग्रुप ऑफ द अबेलियन ग्रुप। आपको पता है अगर डब्ल्यू सब स्पेस है तो सब स्पेस का मतलब यह है कि सब स्पेस है तो ऑब्वियसली वो अबेलियन ग्रुप तो होगी ना अंडर एडिशन। क्योंकि जो वेक्टर स्पेस होती है वो क्या होती है? वी जो होता है अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है जी। और वो अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन वी क्लोज्ड होता है, ठीक है जी। उसके बाद फिर कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो फिर वो वी क्या बन जाता है? वेक्टर स्पेस बन जाता है। ऐसे ही जी सर। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या है? वी एफ, लेट एफ बी ए फील्ड, ठीक है, एंड वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट on which the scalar multiplication is closed, that is v is closed under scalar multiplication। और v जो होता है अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होता है। और फिर उसके ऊपर चंद कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर हम कहते हैं v क्या है? हमारे पास वेक्टर स्पेस बन गया, ठीक है। तो w उसकी सब स्पेस है तो वो भी वेक्टर स्पेस तो होगा ना? क्या ख्याल है, बताएं। जी सर होगा। ठीक है, देन w इज सब, अच्छा, w इज सब ग्रुप ऑफ द एबिलियन ग्रुप v विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। जैसे w जो है सब ग्रुप होगा सब ग्रुप ऑफ द एबिलियन ग्रुप v जो एबिलियन ग्रुप है, w इसका सब ग्रुप होगा और ये भी एबिलियन होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर कहते हैं लेट अल्फा बिलोंग टू बी, देन w प्लस अल्फा इज द राइट कोसेट ऑफ w इन बी। आपको पता है ना कोसेट किस तरह डिफाइन करते हैं? ग्रुप में कोसेट तो पढ़े होंगे आपने। जी सर पढ़े हैं। आपको कैसे करते थे? हम कहते हैं जी इज अ ग्रुप एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो फिर क्या करते थे? जी का एक एलिमेंट लेके एच के साथ ऑपरेट करते थे, उसको हम कहते थे लेफ्ट से करते थे लेफ्ट कोसेट, राइट से करते हैं राइट कोसेट, जी सर। ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास वी जो है वो अंडर एबिलियन एबिलियन ग्रुप होता है और डब्ल्यू उसका सब ग्रुप है, डब्ल्यू भी एबिलियन ग्रुप है, तो इसका मतलब है कि इनके अंदर जो ऑपरेशन आएगा वो क्या होगा? डब्ल्यू प्लस अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू वी। यानी कि यहाँ ये क्या है? जी, अल्फा बिलोंग टू जी, और ये क्या है? एच। तो एच प्लस डब्ल्यू, प्लस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, इसलिए जी प्लस सर। का ऑपरेशन लगा रखा है। अगर ये अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप ना होता, जस्ट कोई
ग्रुप होता तो हम जस्ट लिखते हैं डब्ल्यू अल्फा, ये अल्फा डब्ल्यू, ऐसे ही जी W सर। plus alpha is a right coset of W in V. Since V is an abelian group, therefore the right coset will be equal to the left. अब आपको पता है, ये भी आपने ग्रुप रिजल्ट पढ़ा होगा, अगर G abelian ग्रुप होता है तो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर आ जाता है। पढ़ा है? जी सर। जी सर पढ़ा। पढ़ा ना, तो यहाँ भी वही बात कर रहा है, क्योंकि वो कहता है कि क्योंकि V abelian ग्रुप है, ठीक है, और W सब ग्रुप है, तो W भी इसका abelian ग्रुप ही होगा, ठीक है। अगर चले abelian ना भी कहें आप, G abelian है तो W उसका सब ग्रुप है, ठीक है। तो उस ग्रुप का कोई एलिमेंट ऐड लेफ्ट करे राइट से ऐड करे, दोनों बराबर आना शुरू हो जाएंगे, वो जी एबिलियन है। सिंस V is a abelian group, therefore the right coset will be equal to the left coset. Thus we can say that W plus alpha is a coset of W in V. W plus alpha is a coset of W in V. कोसेट ऑफ W जी इन V हो जाएगा, ठीक है। लेट V कोशन W क्या है, इसे कहते हैं V कोशन W। ये जो V कोशन W जो है, ये क्या चीज कहलाती है, डिनोट द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ W, डिनोट द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ W इन V। लेट V कोशन W डिनोट द सेट ऑफ ऑल कोसेट, जितने भी कोसेट थे सबको इकट्ठा करके जिस सेट में रखा, उस सेट का नाम क्या रख दिया, V कोशन W। क्या कह दिया सर, V कोशन W। इसी तरीके से ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में क्या होता है, V लेते हैं ग्रुप, और नीचे क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ा है? Yes, sir. पढ़ा है ना। जी V ग्रुप है, V जो है वो ग्रुप है, और नीचे जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो जो V कोशन N जो होता है, इसे हम कहते हैं कोशन, कोशन ग्रुप कहते हैं इसे। और वो कैसे डिफाइन होता है, G कोशन N इज इक्वल टू N X या XN, X बिलोंग टू G, ऐसे लिखते थे, याद आया? सही है। आल्सो वी नो दैट इफ W और बीटा आर टू कोसेट इन W, देन अगर बराबर हैं तो ये कैसे लिखते हैं, इफ एंड ओनली अल्फा माइनस W बिलोंग टू W। ये भी रिजल्ट है ग्रुप थ्योरी के अंदर, अगर आपको याद हो, अगर आपने पढ़ा हो तो। वो क्या होता है, अगर दो कोसेट बराबर होते हैं तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, एक ही बात है, अल्फा माइनस बीटा कह दो या बीटा माइनस अल्फा कह दो। समझ आ रही बात हो रही? ठीक है। नाउ वी जी शैल गिव ए वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर टू द V क्वेश्चन W ओवर द फील्ड, ओवर द सेम फील्ड F। कहता है V वेक्टर स्पेस ही ओवर द फील्ड F, W इसकी सब स्पेस है, वो भी तो ओवर द फील्ड F है। तो ये जो होगा ना, क्या नाम है उसका, V क्वेश्चन W, ये भी तो ओवर द फील्ड F होगा सेम। For this we shall have to define the definition in V quotient W, addition of coset of W in V and multiplication of coset by element F। अब ये डिफाइन करेगा किस तरीके से कर रहा है, वो क्या कहना चाहता है। कहता है V is any subspace of vector V, then the set V quotient W of all cosets, this where alpha is any arbitrary element of V, is a vector space over F for the addition and scalar multiplication can be can composition defined as follows। कहता है कि ये जो अगर V वेक्टर स्पेस हो, W इसकी कोई सब स्पेस हो, तो V क्वेश्चन W ये भी क्या बन जाती है, वेक्टर स्पेस बन जाती है। समझ रही है? जी सर। ये क्या बन जाती है, वेक्टर स्पेस बन जाती है। एडिशन कैसे डिफाइन कर रहे हैं, दो एलिमेंट, क्योंकि V क्वेश्चन W में ये इस तरह के एलिमेंट है ना, एक ये और एक ये, तो डिफाइन कैसे करें, W इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और ये ए क्या है, फील्ड का एलिमेंट, फील्ड के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता है तो कैसे होता है, W प्लस ए अल्फा, W प्लस ए अल्फा। समझ आ रही है? ये इस तरह डिफाइन हुआ है। ये प्रूफ फिर आपने पढ़ना है, इसको देखना है, ये सारी वेक्टर स्पेस की कंडीशंस को सेटिस्फाई करना शुरू कर देगा। एक ऑब्जेक्टिव रिजल्ट ये बन गया हमारा कि अगर बी वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू उसकी सब स्पेस है, तो बी क्वेश्चन डब्ल्यू क्या होती है, वेक्टर स्पेस होती है। सही है। जी और एडिशन इस तरह डिफाइन होती है और मल्टीप्लीकेशन इस तरह डिफाइन होती है, याद रहेगा? जी सर। जी कहता है ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, डायमेंशन ऑफ ए डायमेंशन ऑफ यानी कि if W is a subspace of a finite dimensional vector space VF, dimension of V quotient W is equal to dimension of V minus dimension of W। ठीक है, यानी कि तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगी तो V क्वेश्चन H की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं, ठीक है। मसला ये है कि हम आप और हम जा रहे हैं किस तरफ, उस तरफ ऑनलाइन एग्जाम की तरफ जा रहे हैं, क्या ख्याल है, ऐसी है? जी सर। ऑनलाइन एग्जाम होंगे, कैसे होंगे? ऑनलाइन की लग रही है। online. दोनों की लगा रही है। ठीक, फिर लिखा हुआ डायरेक्ट सम ऑफ स्पेसिस,
direct sum of spaces. Let VF be the vector space and W and W2 be and be subspaces of V. Then V is said to be the direct sum of W and W if every element alpha belong to V can be written in one and only one way as we have this, where this belong to this. क्या मतलब ये है कि एक मिनट, चलिए अच्छा ऐसा है, मेरी बात सुन रहे हैं आप सब लोग? मैंने जी जो है सर। वो आप लोगों का जो मिड जो है वो मैंने चेक किया है मैंने। आप में से कुछ लोगों, कुछ जो बच्चे हैं, देखना रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग। सर हो रही है। आप में से कुछ बच्चों के जो मेरे पास से रिजल्ट आए हैं, यानी कि जो मिड के पेपर आए हैं, वो मेरे पास डाउनलोड नहीं हो रहे। तो वो मैं आपको बताऊंगा, ग्रुप में ही मैसेज करके बताऊंगा मैं कौन कौन है जिनके नहीं हो रहे। तो वो फिर आप लोगों ने मुझे दोबारा सेंड करना है ग्रुप के अंदर ही, ठीक है? ओके। 2 से 3 रोज में आप लोगों को रिजल्ट मैं बता दूंगा, ठीक है? तो आप लोगों ने मौका, फिर मैंने उनको अपलोड करना है उधर, क्या बोलते हैं उसे, पोर्टल पे। तो जी आप सर। लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना है कि क्यूसी रेटिंग वगैरह ये कर दें, ठीक है? जी सर ओके। ताकि वो ऐड हो सके नंबर ना। Okay, sir. क्लास ले रहे उसने माइक्रो में बोतल भर के डाल दी पानी खराब हो गया हो गया होगा, जाहिर है पूरी बोतल डाली तो है, साफ कर लो जल्दी से ना। किया ऊपर से साफ। अच्छा ये चीज हो गई। अब हम जो आगे पढ़ना चाह रहे थे वो क्या था हमारे पास, हमने ये पढ़ लिया था कि डायमेंशन वाली बात पढ़ ली थी। इससे आगे जो हम कहना चाह रहे थे वो क्या कहना चाह रहे थे, डायरेक्ट सम ऑफ स्पेसिस। डायरेक्ट सम ऑफ स्पेसिस। जी सर। पैसे दो ना, पैसे हैं 500 रुपये यार। नहीं होगी बात। अच्छा, बात सुनो, 400 रुपये की वो चाय बना रही है, ये लोग आ देंगे ये लोग। 30 रुपए मतलब यहाँ वो हमें बताना चाह रहा है कि डायरेक्ट सम ऑफ स्पेसिस क्या होता है। डायरेक्ट सम ऑफ स्पेसिस का मतलब क्या है, वो ये है, पहली बात तो है कि वी एफ विद वेक्टर स्पेस। जी सर। बता रहे थे कि डायरेक्ट सम ऑफ स्पेसिस से क्या मुराद है। एक सेकंड बेटा, कह रहे थे कि अगर वेक्टर स्पेस हमारे पास है और ये उसकी क्या है, सब स्पेसिस हैं, क्या है, सब स्पेसिस हैं, तो हम कहते हैं वी जो है इन तमाम सब स्पेसिस का है डायरेक्ट सम है। किस तरह होगा डायरेक्ट सम, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अल्फा बिलोंग टू बी कैन बी रिटन इन वन एंड ओनली वन वे एज अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा एम, वेयर अल्फा 1 बिलोंग टू W1, अल्फा 2 बिलोंग टू W2 एंड अल्फा एम बिलोंग टू WM। बात समझ आ रही है? कि डायरेक्ट सम जी से सर। क्या मुराद है कि वेक्टर स्पेस है और उसकी सब स्पेसिस हैं आपके पास। तो वो वेक्टर स्पेस, उन सब स्पेसिस का डायरेक्ट सम कब होगा, जब वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सके बाय द एलिमेंट्स ऑफ W1 W2 WM बाय दिस। ठीक है जी। ठीक है जी। तो
अब एक तो ये कंडीशन थी, दूसरी थी कि इफ अब मजीद उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा है, इफ वेक्टर स्पेस VF इज डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सबस्पेसेस W1 W2 देन we should have not only V is equal to W1 W2 but also that each vector of V is can be uniquely expressed as a sum of element of W1 and element W2. Symbolically, the direct sum is represented by the notion V is equal to W1 circle this like this W2. ये क्या लिखा हुआ है? If a vector space VF is a direct sum of its two subspaces, then we should have not only this but also this. बात समझ आ रही है? क्या कहा है, समझ आ रही है बात? कि ना सिर्फ अगर वेक्टर स्पेस जो है W1 W को डायरेक्ट सम है, तो एक तो V कैन बी रिटन एज लाइक दिस, ऐसे लिखा होना चाहिए, और दूसरा कि V का हर एलिमेंट जो है वो यूनिकली एक्सप्रेस होना चाहिए बाय द सम ऑफ दिस एलिमेंट प्लस दिस एलिमेंट, जी यूनिकली। बात समझ आ रही मेरी? तो डायरेक्ट सम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, लेट V2F विद द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ F, देन W1 दिस एंड W2 दिस are two subspaces of V2F. Obviously, an element xy of V2F can be uniquely expressed as a sum of element of W1 and element of W2. This uniquely expression is this. क्या ख्याल है, ऐसे लिख देंगे ना हमेशा, इन दोनों को सम जी करो सर। ये आ जाता है, यानी कि ये यूनिकली ऐसे लिखा जा रहा है। अब x यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स वाई है जिसको इस ऑर्डर पे को जो ऐसे लिखा है, इसके अलावा किसी और शक्ल में लिख ही नहीं सकते। लिख सकते हैं? जी सर। बताएं, लिख सकते हैं? यस सर। क्यों? ये देखो हाँ। W1 क्या है, A0, W2 क्या है 0B, तो इसका मतलब है कि एक यहाँ से एलिमेंट आएगा। एक सेकंड बेटा, ईशा, W1 दिस है, W2 दिस है, R2 सब स्पेसिस ऑफ दिस। ठीक है, समझ आ रही बात मेरी? जी सर। Thus V2F is the direct sum of this. Also we observe that the only element common to both W and W is the zero element this. इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इसका मतलब है कि मैं अगर डायरेक्ट सम की बात करता हूं तो इसका मतलब है कि ये V1 और V2 का डायरेक्ट सम कौन है? V2 है। इसका जो है ये जो है आपको ये W1 W2 का डायरेक्ट सम कौन है आपके पास? वो V2 है, क्योंकि डायरेक्ट सम की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? वो ये डेफिनेशन है। उसको मजीद वजाहत करने के लिए उसने ऐसे लिखा कि V को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखें, अब बात ये रहेगी, ये इस तरह लिख सकते हैं क्या? यहाँ आ जाए, देखें, ये W1 प्लस W2 को अगर हम ऐड करें तो क्या बन जाएगा? ये W1 W2 को ऐड करें तो क्या बनेगा? AB। हाँ, AB ऑर्डर्ड पेयर ना। जी सर। दोनों ऑर्डर पेयर, दो सेट्स के ऑर्डर पेयर आपस में ऐड जब होंगे तो पहला पहले से एलिमेंट ऐड, दूसरा दूसरे से एलिमेंट ऐड, तो वो एलिमेंट की शक्ल क्या बनना शुरू हो जाएगी? W1 W2 में A, B ऑर्डर पेयर जी सच सर। दैट A बिलोंग टू W1, A बिलोंग टू फील्ड एंड B बिलोंग टू फील्ड। ठीक है, तो वो तो क्या बन जी जाएगा? ये नहीं बन जाएगा V2F? जी सर बन जाएगा। अच्छा, डेफिनेशन, disjoint spaces, the two subspaces W and W2 of vector spaces are said to be disjoint if their intersection is zero subspace. ये आपको पता, हर वेक्टर स्पेस की दो सबस्पेस ट्रिवियली होती है, एक जीरो सबस्पेस और एक वो खुद। क्या ख्याल है? जी सर। अब देखिए, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर वेक्टर स्पेस V टू बी अ डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सबस्पेसेस W and W2 दैट, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि दो सबस्पेसेस जो है उस वेक्टर, क्या वेक्टर स्पेस अपने दो सबस्पेस का डायरेक्ट सम है या नहीं, तो उसका मतलब है कि आप ये बताएंगे कि V इज इक्वल टू W1 प्लस W2 और इनका इंटरसेक्शन इज इक्वल टू दिस आ जाए, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास? and for vector set to be direct sum of two subspaces of W are that this and this। ठीक है, यानी कि यहाँ क्या बात की है उसने? यहाँ उसने ये बात की है कि आपके पास अगर आप ये देखना चाहते हैं कि V जो है क्या अपनी सबस्पेस का डायरेक्ट सम है या नहीं, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा इन दोनों का V दोनों के सम के बराबर भी आ जाए और इनका इंटरसेक्शन 0 के बराबर आ जाए। समझ आ रही बात नहीं? आप ऊपर जाएं, ऊपर देखें जरा, यहाँ पर दो सबस्पेसेस कौन सी थी आपके पास? W1 W2, इन दोनों का सम किया था तो V आ गया था, V2F ये आ गया था। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले तो क्या आएगा? 0। जीरो आ जाएगा। बिल्कुल, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सही कह रही हैं आप, सिवाय ये एलिमेंट के, ये आ जाएगा, ये तो आएगा ना, जी सर। ये एम्प्टी कोई होगा, ये आ जाएगा। क्यों आ जाएगा?
इसलिए आ जाएगा। देखें यहाँ पर क्या था, ये ए बिलोंग टू फील्ड है, ये ए जीरो भी तो हो सकता है ना, जी सर। क्या ख्याल है, हो सकता है ना। यहाँ पर बी जीरो हो सकता है, तो इनके कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, ऑर्डर पेयर जीरो कॉमन जीरो, ये आ जाएगा। सही है। जी सर। डायमेंशन ऑफ डायरेक्ट सम, if a finite dimension vector space is if v if a finite dimension vector space is a direct sum of its two subspace w1 and w2, then dimension of v is बराबर होता है dimension of w1 plus dimension of w2। क्या ख्याल है, ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सही है, क्या ख्याल है, देख लोगे। जी सर। और फिर आगे उसने क्या बात की है, उसने कहता है कि अगर लेट v be a finite dimension vector space and let w and w2 be subspace of v such that v is this and dimension of v जो है जाहिर से इसके बराबर होगा। अगर अगर v इसके बराबर आ गया और ये इसके बराबर आ गया, तो इसका मतलब v जो है वो क्या है, डायरेक्ट सम ऑफ w1 w2 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता ना डायरेक्ट सम के लिए एक कंडीशन ये तो होना जरूरी है ना, ये, जी सर। क्या ख्याल है। और दूसरी कंडीशन उसने कहाँ से पकड़ी है, शायद इस रिजल्ट के अंदर से शायद कोई उठाई होगी इसने। देखें कहता है अगर ऐसे लिख सकें तो वो डायरेक्ट सम होगा, तो ऐसे लिखा जा सकता है। समझ आ रही है बात मेरी, समझ आ रही है बात। तो यही कंडीशन उसने यहाँ लगा दी, यहाँ पर के उसने ऐसे जैसे ये लिखा, तो इसका मतलब है कि वो डायरेक्ट सम बन जाएगा। क्या कहते हैं, बोलो। जी जी सर। कोई मसला है तो साथ साथ पूछ लो बेटा, कोई मसला नहीं है, जितना मर्जी सवाल कर ले, कोई मसला नहीं है। जी सर। अब वो कहता है अगर v डायरेक्ट सम हो w1 w2 का, तो फिर w1 w2 का, देखें जरा, लेट vf be the vector space and w1 w2 be two subspaces of v, then the subspace w2 is called the complement of w1 in v if v is the direct sum of w1 and w2। अगर v डायरेक्ट सम हो w1 w2 का, तो w2 is called the complement of w1 कहलाता है। समझ आ रही बात, आ रही है, बस आगे वाला रिजल्ट बेशक रहने दें इसे। ये एग्जाम्पल कर लेना, ये एग्जाम्पल आपसे हो जाएगी, कोई इस तरह की एग्जाम्पल आप पहले भी कर चुके हैं। कहते हैं एस जो है वो बेसिस है R3 की। अगर बेसिस है तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट लीनियर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, चेक किया उसने, लीनियर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जी सर। फिर हमने शो करना एस इज ए बेसिस ऑफ R3। तो कहाँ चले गए, लीनियर इंडिपेंडेंट शो करते हैं, और फिर हम ये शो कर देते हैं कि R3/R का हर एलिमेंट कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस के एलिमेंट। क्या ख्याल है, ऐसे लिखते हैं ना, याद आया, बोलो। रिपीट कर दें सर। है, रिपीट कर दें। यानी कि हम ये कहते हैं ना कि हम ये शो करते हैं ना, एस बेसिस है किसी वेक्टर स्पेस की, तो एस के एलिमेंट लीनियर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, और एस को जिस वेक्टर स्पेस का सब बेसिस शो कर रहे होते हैं, उस वेक्टर स्पेस का कोई एलिमेंट एक लेते हैं और एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं, लिख सकें तो। याद जी आया, सर। तो जी वही सर। काम इसने कर रखा है। अब देखें ये एलिमेंट उसने लिया R3/R से, और इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने की कोशिश कर रहा है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है एस के, और यहाँ से सिंप्लीफाई करके जी वैल्यूज निकाल रहा है एबीसी की, और वो यहाँ से फिर एबीसी की एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं कि ए किसके बराबर है, और सॉरी पी पी क्यू आर की वैल्यूज निकाल लेता है, पी क्यू आर की, पी क्यू आर। इंशाल्लाह कल से फिर हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। जी सर। ठीक। या आज ही पढ़ लें। ठीक है सर, कर लेंगे। हम्म, कर लेंगे। कल कर लेते हैं। जी सर। जी सर।
चलें कल कर लेते हैं, ठीक है। वैसे थोड़ा सा हम स्टार्ट करके निकलते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज होती है? दो वेक्टर स्पेसेस हो, उनके दरमियान एक फंक्शन हो, ठीक है, क्या हो, फंक्शन हो। लेट यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड, एक फील्ड पे हो। ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी इज ए फंक्शन, एक फंक्शन हो फ्रॉम यू टू वी, जो उस फंक्शन का नाम क्या है, टी, और वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए बी, इस तरह लिखा जा सके। ए क्या, ए बी क्या है फील्ड से, अल्फा बीटा क्या है वेक्टर से, वो सॉरी वेक्टर स्पेस वी से। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम ये कहते हैं कि टी फ्रॉम यू टू वी, वी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? जी सर ठीक। और लीनियर ऑपरेटर क्या होता है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू टू वी होती है, और लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम फ्रॉम वी टू वी होता है। समझ आ रही है? वहां यू वी दो डिफरेंट थे, यहाँ वी टू वी होना चाहिए, बस सेम होना चाहिए। बात समझ आ रही है? लेट वी बी वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, ए लीनियर ऑपरेटर ऑन वी इज ए फंक्शन टी फ्रॉम वी ऑन टू वी। देख रहे, यू टू वी नहीं है, वी टू वी है, सच दैट यही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम ये कहते हैं इसको, देन टी इज ए लीनियर ऑपरेटर ऑन वी। इफ टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी, देन टी इज ए लीनियर ऑपरेटर ऑन वी इफ टी इज ए लीनियर ट्रांस। ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन है ना ये वाली। तो इसके अंदर टी जो फंक्शन था वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो वो लीनियर, वो क्या बन जाता है, लीनियर ऑपरेटर। क्या कहते हैं? जी सर ठीक। आखिरी डेफिनेशन फिर हम नहीं पढ़ेंगे। अभी हम ले रहे थे फंक्शन फ्रॉम वेक्टर स्पेस वी यू टू वी, ऐसे ही ले रहे थे ना, या वी टू वी, और वी यू क्या थे, वेक्टर स्पेस है, ठीक है। लेकिन अगर हम फंक्शन फ्रॉम वी टू फील्ड ले लें, फील्ड, ठीक है, फील्ड ले जी लें, सर ठीक। फंक्शन ले लें फ्रॉम वी टू फील्ड, एफ फील्ड, और वो फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, तो फिर उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है, लीनियर फंक्शनल ऑन वी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, या फंक्शनल एनालिसिस के अंदर भी इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे आप। इसे कहते हैं लीनियर फंक्शनल। समझ आ रही है? ऑन वी। ठीक है बेटा, फिर कल इंशाल्लाह बातचीत करेंगे। अल्लाह हाफिज़। जी सर ठीक है।